2 महीने का टाइम बस यूं ही गुजर गया था। जब 10 दिन रह गए थे तो मेरी वालिदा भी कराची आ गई। मेरी वालिदा पहली बार ही शायद आई थी, इसलिए हाशिम साहब बेहद खुश थे। वो ये नहीं जानते थे कि अम्मी किस मकसद के लिए आई हैं, लेकिन उन्होंने खूब खातिर तवाज़ो की थी। फिर मेरी वालिदा वहां मौजूद दूसरे रिश्तेदारों से भी मिलना चाहती थी, इसलिए जबरदस्ती मुझे भी घसीट कर अपने साथ ले गई। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आप हाशिम अंकल से बात तो करें। कहने लगी हाँ हाँ अभी तो यही हूँ, बात कर लूंगी मैं, तुम बेफिक्र रहो। और वैसे भी उन्हें बिल्कुल भी एतराज नहीं हो सकता। बहरहाल हम जहाँ दावत पर गए थे, रात को वहां काफी टाइम लग गया। रात के 12:30-1 बजे के करीब हम वापस आए, लेकिन जब घर आए तो हाशिम साहब बहुत खुश थे। हाथ में मिठाई का डब्बा भी था। कहने लगे आप पहले मुंह मीठा करें, आपको खुशखबरी सुनानी है। मेरी वालिदा ने फौरन से मिठाई खाई, एक गुलाब जामुन उन्होंने मेरे मुंह में भी डाल दिया। कहने लगे रानिया का रिश्ता पक्का हो गया। ये सुनना था कि मेरा गुलाब जामुन हलक में अटका और मीठे के बजाय कड़वा लगना शुरू हो गया। मेरी वालिदा भी चुप सी हो गई। कहने लगे कि जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर का रिश्ता है और उन्हें किसी चीज पर कोई एतराज भी नहीं है। ये शुक्र है कि जहेज तक के लिए मना कर दिया। कहते हैं कि बस आपकी बेटी मेरी पसंद है और आपको कोई भी जहमत करने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। ये सुनकर मैं अपनी माँ की शक्ल देखने लग गया। मेरी माँ नजरें चुरा गई। कहने लगी हाशिम भाई, मैं तो इधर रानिया का रिश्ता मांगने के लिए आई थी। मैं चाहती थी कि आपकी बेटी मेरे घर की जीनत बनती और हमारी रिश्तेदारी और भी गहरी हो जाती। ये बात सुनकर हाशिम साहब और उनकी बीवी को चुप लग गए। कहने लगे अगर आप पहले जिक्र करते तो बाखुदा मैं इस रिश्ते को बिल्कुल भी तरजीह ना देता, लेकिन सब कुछ तो हो गया। अब तो आपने जरा भी जिक्र किया होता तो मैं तो इनकार कर चुका होता और आपको तो मैं आंखें बंद करके अपनी बेटी देने के लिए तैयार था। मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं थी, लेकिन अब तो मैं जुबान दे चुका हूँ और फिर वो लोग रुखसती भी 1-2 महीने में ही मांग रहे हैं। मैं तो जैसे मायूस सा हो गया। रिदा की वालिदा कहने लगी अगर बात हमारे यहाँ रिश्ता करने की है तो फिर आप रिदा का रिश्ता तैमूर से करते। ये सुन के तो मेरी आंखें हैरत से फटी थी। रिदा और मैं, ये तो मैं चाहता ही नहीं था। मेरी वालिदा कहने लगी हाँ हाँ ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं अपनी माँ की शक्ल देखता रह गया। मैंने हल्की सी कोनी मेरी अम्मी को मारी ताकि वो मेरी तरफ देखें तो मैं उन्हें ना का इशारा करूं, लेकिन वो कहने लगी कि मुझे तो हाशिम भाई के साथ रिश्तेदारी करनी है, अगर रानिया नहीं तो रिदा से, क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही बच्चियां अच्छी हैं। मुझे तो यूं लग रहा था जैसे मेरा दिमाग चकरा जाएगा। जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। ये बात मैं 2 महीने में अच्छी तरह से जान चुका था। रिदा क्या है और रानिया क्या है। बहरहाल मैं रिदा जैसी लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता था। मैं बार बार कभी अम्मी का हाथ दबाता कि वो मेरी तरफ देखें, लेकिन अम्मी ने मेरा हाथ पीछे झटका और फटाफट से रिश्ता तय कर दिया। कहने लगी बस आप मेरी तरफ से हाँ समझे, और वही मिठाई जो रानिया के लिए आई थी उठा के रिदा की वालिदा का मुंह मीठा करा दिया। मैं तो देखता रह गया मेरे साथ हुआ क्या है। हाशिम साहब ने भी मुझे गले लगा लिया। कहने लगे देखा बेगम, तुम कितनी परेशान थी मेरी बेटियों के लिए। अल्लाह ने एक दिन में मेरी दोनों बेटियों को बहुत अच्छे घरों में भेजने का बंदोबस्त कर दिया। फिर मेरी वालिदा से कहने लगे नरगिस बहन, मैं जितना तुम्हारा एहसान मानूं उतना कम है। मैं बहुत ज्यादा परेशान था रिदा की वजह से। चलो रानिया का रिश्ता हो भी जाए, लेकिन रिदा वो जिस तरह की है मैं बहुत परेशान था। मेरी माँ ऊपर से कहने लगी कि असल में तो मुझे तैमूर ने बुलाया ही इसीलिए था। कहता था मुझे हाशिम साहब का घर और इनकी फैमिली बहुत पसंद है। ये सुनकर हाशिम साहब की नजर में तो जैसे शुक्रगुजारी आई, और मैं इस पोजीशन में था कि इनकार भी नहीं कर सकता था। समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है और मैं उस लड़के नुमा लड़की के साथ गुजारा कैसे करूंगा। जब सब कुछ हो जाने के बाद मेरी वालिदा खुशी खुशी मेरे कमरे में आई तो मैं अपनी माँ को तासुफ से देख रहा था। मैंने कहा अम्मा ये आपने क्या किया है। अम्मा कहने लगी लो क्या हो गया, अब तुम भी तो यही चाहते थे ना तुम्हारा रिश्ता इस घर में हो। अब अगर रानिया का रिश्ता तय हो गया था तो क्या फर्क पड़ता है, रिदा भी बड़ी प्यारी बच्ची है। मैंने कहा आपको कहीं से लड़की लगती है वो। अम्मा कहने लगी तो क्या हुआ, अपने बाप का सहारा बनी हुई है तो क्या गलत कर रही है। मैंने कहा वो बात नहीं है, आप समझ नहीं रही हैं अम्मी, वो मेरे टाइप की नहीं है। मेरे दोस्त आप जानती है ना किस किस्म के हैं, कोई वकील है कोई डॉक्टर है, सब पढ़ी लिखी फैमिली से हैं। और रिदा की लैंग्वेज सुनी है कभी आपने। मैं कैसे अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा, प्लीज मेरी पोजीशन को समझे। मेरी वालिदा कहने लगी तुमने देखा नहीं हाशिम भाई कितने खुश थे, अब कितना बुरा लगेगा जब मैं उन्हें इनकार करूंगी। देखो मैं इनकार नहीं कर सकती, मेरी भी इज्जत का सवाल है, कितना बुरा लगेगा। वैसे भी वो दिल के मरीज है, अब जो हो गया सो हो गया। वैसे भी जब वो हमारे साथ इस्लामाबाद में रहेगी, उस माहौल में रहेगी तो खुद ही बदल जाएगी।
मैंने कहा आपको लगता है वो इस किस्म की है कि आदी हो जाए? अम्मा प्लीज, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मेरी वालदा कहने लगी, खबरदार जो तुमने इनकार किया। देखो अब मैं हाँ कर चुकी हूँ, सब कुछ तय हो चुका है। और मुझे क्या पता था तुम क्या चाहते हो? मुझे लगा तुम्हें इनके घर का माहौल पसंद है, लड़कियां पसंद है। क्या फर्क पड़ता है, बड़ी से नहीं तो छोटी से हो जाए। अब अगर मैंने इनकार किया तो उनका दिल कितना बुरा होगा। 2 महीने तुम उनके घर में रहे हो, इतना ख्याल रखा है उन लोगों ने तुम्हारा, कितना बुरा लगेगा जब मैं इनकार कर दूंगी। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। मैंने कहा ठीक है, जो मेरी किस्मत में होगा हो जाएगा। शायद मेरी किस्मत में जलालत ही लिखी है। बहरहाल मैं दिन से बिल्कुल भी इस शादी के लिए तैयार नहीं था। हम लोग वापस इस्लामाबाद आ गए। मेरे दोस्तों को जब पता चला कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया तो कहने लगे भाभी की तस्वीर दिखाओ। ना मेरे पास तस्वीर थी और ना मुझे उसकी तस्वीर से कोई दिलचस्पी थी। बहरहाल दोनों बहनों की शादी एक ही दिन तय की गई थी। 2 महीने बाद हमें दोबारा कराची जाना पड़ा। मैं अपनी वालिदा के साथ जहाज में गया। दोपहर की शादी के बाद रात की फ्लाइट से हमें वापस आना था। बस 5-6 घंटे हमें वहां पे रुकना था। जैसे ही हम घर गए, मेरा निकाह हो चुका था। उसके घंटे बाद रानिया की भी बारात आ गई, उसका भी निकाह हो चुका था। हाशिम साहब पर ना तो मेरी वालिदा ने ज्यादा बोझ डाला था और ना ही रानिया के ससुराल वालों ने, इसलिए शादी का फंक्शन सादगी से ही हुआ था। निकाह करने के बाद भी मेरे दिल में एक बार भी रिदा को देखने की ख्वाहिश नहीं जागी थी। बहरहाल जब फ्लाइट का टाइम होने लगा तब मैंने उसे देखा था। दोनों बहनों की रुखसती एक साथ ही हुई थी। मैंने दानिस्ता तौर पर रानिया को नहीं देखा था, देखना भी नहीं चाहता था। अब वो किसी और का नसीब बन चुकी थी। रिदा पर जब नजर पड़ी तो मैं अपनी नजरें झपकाना भूल गया। दुल्हन के लिबास में बिल्कुल ही अलग लग रही थी। लग ही नहीं रहा था कि ये वही लड़की है। मेरे दिल से एक ठंडी आह निकली कि काश जिस तरह आज ये लड़की लग रही है और बड़ी प्यारी लग रही है, ऐसे सारी जिंदगी लगती रहे। जहाज के उस पूरे सफर में भी मैं बस यही सोचता रहा कि कैसे इस लड़की को ये समझाऊं कि वो मेरे मुताबिक बन जाए, क्योंकि जिस तरह की वो लड़की थी मैं उसके साथ गुजारा नहीं कर सकता था। तो फिर ये होता कि वो अपनी जिंदगी जीती और मैं अपनी जिंदगी, और ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं होता। जैसे ही हम घर पहुंचे, मेरी वालिदा ने उसे मेरे कमरे में बिठा दिया और मैं ये सोच रहा था कि कमरे में जाकर रिदा से बात करूंगा तो क्या करूंगा। ऐसे कोई जज्बात ही नहीं थे मेरे दिल में उसके लिए। मैं अजीब सी सिचुएशन में था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को अंदर जाने के लिए तैयार किया। जैसे ही नॉब को घुमाकर दरवाजा खोला तो उरूसी लिबास बेड पे बिखरा पड़ा था। वो शायद वॉशरूम में थी। मेरा दिल तो जैसे बुझ के रह गया। पहली बार वो उस उरूसी लिबास में अच्छी लग रही थी। अपने आप को बड़ी मुश्किल से तैयार करके आया था कि चलो कम से कम आज की रात तो मैं कुछ तारीफ तो कर ही सकूंगा, शादी की इब्तिदा अच्छे अंदाज से हो जाएगी। लेकिन वही लिबास और जेवरात बेड पे बिखरे पड़े थे। कुछ देर बाद वॉशरूम से निकली तो मेरा शलवार कमीज पहना हुआ था, वही दबंग अंदाज। कहने लगी तू अब आया है? मेरा तो सांस रुकने लगा। ये कोई पहनने वाले कपड़े हैं? साथ में वही मर्दाना अंदाज और लापरवाह अंदाज। वो चीजों को लापरवाही से उठाने लगी। ड्रेसिंग का पहला दराज खोला, सारी ज्वेलरी पकड़ के उसमें फेंक दी, दराज बंद कर दिया। फिर शादी का जोड़ा उठाया, उसको अच्छी तरह से लपेटा और अलमारी में फेंक दिया। अच्छा खासा कीमती लिबास था, उसे हैंगर भी किया जा सकता था, लेकिन उसका तो अंदाज ही लगता था जैसे सफाई पसंद नहीं है। मैं सफाई पसंद था, हर चीज को अपनी जगह पे रखने का आदी था, और वो लड़की बिल्कुल बेतरतीब थी। मुझे यूं खड़ा देखा तो कहने लगी क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अरे आराम से बैठो, तुम्हारा अपना ही कमरा है। मैंने गहरी सांस ली और बेड पर बैठ गया। वो भी आके बैठ गई। कहने लगी घर तो तुम्हारा बड़ा अच्छा है, साफ सुथरा भी है। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। कहने लगी वैसे आपस की बात है, मुझे ये बताओ तुमने मेरा रिश्ता क्यों मांग लिया? मुझे तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि रानिया पे बुरी नजर डालते हुए मैंने तुम्हें देखा था और मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। फिर मेरा रिश्ता क्यों मांगा, क्या सोच के मांगा? अब मैं उसे क्या बताता कि मैं किस मुसीबत में फंस गया था। मैं उसे ना पसंद करता था, ना अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। ये सब कुछ मेरी माँ की नाफहमी का नतीजा था कि वो मेरे सामने बीवी की हैसियत से बैठी थी। कहने लगी मैंने तो अम्मा से ये सुना था कि तुमने शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी, सच बताओ तुम्हें मुझ में ऐसी कौन सी खूबी नजर आई? मैं ना तो इतनी खूबसूरत हूँ, ना मुझ में लड़कियों जैसी अदाएं आती हैं। मैं तो भाई सीधी सादी स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की लड़की हूँ, बल्कि लड़की कम लड़का नुमा ज्यादा हूँ। बताओ ना
तुमने मुझे क्यों पसंद किया? यकीन मानो जब मुझे पता चला तुमने अपनी वालिदा को मेरे रिश्ते के लिए खास तौर पर इस्लामाबाद से कराची बुलवाया, मैं तो सोच सोच के परेशान थी। मैं ये सोच रही थी कब तुमसे मुलाकात हो, तुमसे मैं ये पूछूं। अब मैं उसे क्या बताता, मैं बेचारगी से बस उसे देख ही सकता था। मैंने कहा बस तुम अच्छी लग गई थी, अब अच्छा लगने में तो किसी का जोर नहीं होता। कहने लगी कमाल है, चलो खैर बड़ी बात है अगर मैं तुम्हें अच्छी लग गई। तो मैंने कहा कि कितना अच्छा होता अगर आज तुम मेरी खातिर अपना उरूसी लिबास ना बदलती। मेरी बात सुनकर उसने बेसाख्ता मुझे देखा, फिर अपने सर पे हाथ मारा। कहने लगी ओ हो, तो तुम मुझे दुल्हन के रूप में देखना चाहते थे? कमाल करते हो यार, पहले बोलते तो मैं थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लेती। मैंने कहा बस शादी हो गई, बस जान छूटी इस लिबास से। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं दुपट्टा ले लेती हूँ। बाकी देखो ये मेकअप शेकअप मुझे नहीं आता, वो मैं नहीं लगा सकती। उसने अपनी अलमारी खोली, उरूसी लिबास दोबारा से खोला, मैक्सी नीचे फेंकी, दुपट्टा लिया, दोबारा से मैक्सी को मरोड़ के अलमारी में घुसाया, अलमारी बंद की और दुपट्टा लेके बेड पे आलती पालती मार के बैठ गए। फिर दुपट्टा अपने सर पे ले लिया। कहने लगी ठीक है गुजारा हो जाएगा। अब मैं उसे क्या कहता? मैंने कहा हाँ बस ठीक है, काफी है इतना। बेदिली से मैंने जेब में से रूनुमाई की अंगूठी निकाली, उसकी जानिब अपना हाथ बढ़ा दिया। उसने अपना हाथ मेरे हाथ में रख दिया। अजीब मर्दाना किस्म के हाथ थे, जरा भी नाजुक नहीं थे, यहाँ तक कि नाखून बढ़ाए थे लेकिन नेल पॉलिश तक नहीं लगाई थी। बहरहाल दिल पे पत्थर रख के मैंने उसे अंगूठी पहनाई। वो अंगूठी को देखने लगी, कहने लगी क्या इसे हर वक्त पहनना पड़ेगा? बड़ी बेजारी से उसने मुझसे पूछा था। मैंने कहा क्यों, ये बोझ लग रही है तुम्हें? कहने लगी मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, आदत नहीं ना, शुरू से कभी पहना ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है जब चाहे उतार देना। अब मैं उस मर्दाना किस्म की लड़की की क्या तारीफ करता। फिर मैंने सोचा कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए कि उससे शादी कर ली और तारीफ भी नहीं की, और अगर सच पूछे तो अंदर ही अंदर मुझे ये डर था कि सर मुंह फाड़ने से पहले तो वो सोचती ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सुनकर उसने मुझे हैरत से देखा, कहने लगी अच्छा वाकई मैं ठीक लगती हूँ तुम्हें? उसने कंधे उचकाए, कहने लगी ये तुम कहाँ सोगे? मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगी मुझे नींद आ रही ना, थक गई हूँ, तुम कहाँ सोगे? मैंने कहा तुम मेरी बीवी हो। कहने लगी हाँ तो क्या करूं? मैंने कहा शादी हो जाए तो मियाँ बीवी एक साथ ही सोते हैं। कहने लगी नहीं भाई नहीं, मैं इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, मुझे अकेले सोने की आदत है, मैं अपना बिस्तर किसी के साथ शेयर नहीं करती। मैंने तो आज तक रानिया के साथ अपना कमरा शेयर नहीं किया। उसकी शक्ल देख के रह गया था मैं। मैंने कहा लेकिन मियाँ बीवी तो एक साथ ही रहते हैं फिर? कहने लगी क्या फिर, अब उनमें तो और भी बहुत कुछ होता है उनके बीच में। वैसे मेरा मूड बिल्कुल खराब हो चुका था। फिर कहने लगी मुझे ये नामुकम्मल बातें बहुत बुरी लगती है, सीधा सीधा बोलो क्या कहना है, मैं थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैंने कहा जहां तुम्हारा दिल चाहे। कहने लगी ये हुई ना बात, चलो शाबाश तुम सोफे पे जाके सो जाओ। मैं वॉशरूम चला गया, रात का आरामदा लिबास पहना और सो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी सबसे पहली नजर उसी पर पड़ी। बेड पे आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। मैंने एक नजर उस पर डाल दी और अपनी किस्मत का मातम करने लगा। पता नहीं मेरा कहाँ क्या कसूर था, जी जहां मैं रो दूं। बहरहाल मैं उठ गया, नहा धोकर तैयार होकर मैंने उसे बाजू से हिलाया। उसने मुंदी मुंदी आंखों से मुझे देखा। मैंने कहा उठ जाओ, अम्मी नाश्ते पे इंतजार कर रही हैं। कहने लगी अबे यार सोने दो ना। मैंने कहा 9 बज रहे हैं। कहने लगी अच्छा रुको। 10 मिनट तक वो उठी, फिर अंगड़ाई लेने लगी। फिर उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ के अपनी उंगलियों के पटाखे निकाले। फिर कहने लगी तुम्हारा कोई शलवार कमीज का इस्त्री शुदा जोड़ा है तो मुझे दे दो। मैंने कहा देखो जैसी जिंदगी तुम वहां गुजार के आई हो ना, यहाँ नहीं चलेगी। कहने लगी क्या मतलब नहीं चलेगी? मैंने कहा तुम्हें लड़कियों जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। कहने लगी ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं तो जब तक खुले खुले कपड़े ना पहनूं मुझे सुकून नहीं मिलता, ये फंसे फंसे कपड़ों में तो मेरा सांस घुट के रह जाएगा। मैंने कहा मैं तुम्हें मार्केट ले जाऊंगा, तुम्हें कुर्तियां ले दूंगा, वो ढीली होती हैं, वो मुश्किल नहीं होगी तुम्हें, लेकिन देखो ये सब नहीं चल सकता। कहने लगी अच्छा ठीक है। मैंने तो शुक्र किया कि मान गई। अलमारी में से एक फैंसी लिबास निकाला और बेड पे रख दिया और कहा कि फिलहाल ये पहन लो, नाश्ता करते ही मैं तुम्हें मार्केट ले जाऊंगा, फिर तुम अपनी मर्जी के कपड़े खरीद लेना। कहने लगी अच्छा अब ये पहनना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ। उसने कोफ्त ज्यादा शक्ल बनाई। फिर आखिरकार वो उस फैंसी लिबास में ही बाहर आई।
दुपट्टा उसने गले में ऐसे पहना था जैसे कोई मफलर पहनता है। बाहर आई तो मेरे नाश्ते का इंतजाम किया था। नाश्ता करने के बाद मैं उसे बाहर ले गया, उसे खुली खुली सी कुर्तियां लेकर दी जिनमें वो कंफर्टेबल रह सके, और फिर घर ले आया। उस दिन उसका मूड बड़ा ठीक था, काफी खुश थी। मेरी वालिदा कहने लगी कि 2 दिन बाद वलीमे का फंक्शन यहाँ करेंगे। मैंने सोचा कि अपने सब दोस्तों से भी मिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे उसे ये समझाना था कि किसी के सामने उल्टी सीधी जुबान में बात ना करे। इसलिए मैंने उसे रात को ये बात कही। मैंने कहा, वलीमे पे मेरे बहुत सारे दोस्त आएंगे, कुछ वकील है, कुछ डॉक्टर्स हैं, सब पढ़ी लिखी फैमिली से हैं। कहने लगी, अच्छा ठीक है। मैंने कहा, अगर मैं तुमसे एक गुजारिश करूं तो क्या मान लोगी? कहने लगी, यार ये औरतों की तरह बात मत किया करो, जो बात कहनी है खुल के किया करो। ये क्या मान लोगी? क्या ये बात कहूं तो सुन लोगी? यार ये कैसे बात करते हो? अरे भाई मर्द हो, मर्दों की तरह बात किया करो जैसे मैं करती हूँ। मैंने कहा, उनके सामने अपनी दबंग लैंग्वेज मत बोलना। कहने लगी, क्या मतलब? मैंने कहा, जैसे तुम बोलती हो। अव्वल तो कम बोलना, लेकिन अगर कोई कुछ कह दे तो जी अच्छा, बस ऐसे अल्फाज बोलना। जैसे तैसे वलीमा भी गुजर गया। वलीमे पर मैंने उसे एक मशहूर किस्म के पाउडर से तैयार करवाया था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसलिए मैं सोच चुका था कि आज उसकी तारीफ भी करूंगा और बाकी सब कुछ भी करूंगा। अब शादी तो हो चुकी थी, फिर बाकी का सिलसिला भी तो आगे चलाना था ना। वैसे देखने में वो खूबसूरत थी, अगर लड़कियों के लिबास में होती तो। बहरहाल वलीमे पे वो इतनी हसीन लग रही थी, मेरे दिल में उसके लिए हर जज्बा उजागर हो चुका था। जब हम हॉल से वापस आए तो वो कमरे में जाने लगी, तो मैंने कहा, प्लीज चेंज मत करना। मेरी बात सुन के वो अपने कमरे में चली गई। मैं कुछ देर अम्मी के साथ बैठा रहा, फिर वो भी अपने कमरे में आराम करने चली गई। तो मैं कमरे में गया तो वो वैसी ही थी, लेकिन बड़ी उलझी सी थी। मैं उसके सामने बैठ गया, उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, आज तो तुम किसी सल्तनत की शहजादी लग रही हो। मुझे लगा था कि ये सुन के उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाएगी या वो शर्माएगी, लेकिन नहीं। कहने लगी, और कितनी देर तक ये कपड़े पहनने पड़ेंगे? इस बार मैंने उसकी शक्ल और उसकी बेजारी पे जरा भी तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा, कुछ देर तुम्हें देख सकता हूँ। ये कहकर उसने गहरी सांस ली। कहने लगी, देख लो, कितनी देर देखोगे? फिर कहने लगी, अच्छा चलो ठीक है, देखो 12 बज चुके हैं, 12:30 बजे तक मैं उठ के खड़ी हो जाऊंगी। कुछ देर में उसे देखता रहा, फिर मैंने कहा कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? कहने लगी, बस ऐसे लगते हो जैसे सब लगते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, ठीक है, तुमने मेरे बारे में पहले कभी कुछ नहीं सोचा, लेकिन 2 दिन से तो हम एक रिश्ते में जुड़ चुके हैं, कुछ तो फीलिंग आती होगी ना। मैं चाहता था जिस तरह मैं बेताब हो रहा हूँ, थोड़ी सी बेताबी उसके अंदर भी जाग जाए, लेकिन वो तो शायद हर जज्बे से आ रही थी। कहने लगी, क्या मतलब? मुझे देखकर तुम्हें कुछ फील नहीं होता? तुम्हारे दिल की धड़कन नहीं बढ़ती? मेरी बात सुन के हंसने लगी, और उसे हंसता देख के मुझे ताज्जुब हो रहा था। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। कहने लगी, जी मुझे ऐसा कुछ नहीं होता जो लड़कियों को होता है। मैंने कहा, क्यों? कहने लगी, सारी जिंदगी मर्दों के साथ गुजारी है, 10वीं जमात तक मैंने लड़कों के साथ पढ़ा है, बस 2 साल लड़कियों के कॉलेज में पढ़ा था। ऐसे कपड़े तो मैंने छोटी जमात से पहनना शुरू कर दिए थे, क्योंकि स्कूल में अब्बा के साथ उनके कारखाने जाती थी। फिर अब्बा को हार्ट का मसला हो गया, अब्बा का कारखाना बंद हो गया। रानिया को डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था, इसलिए अब्बा बेहद परेशान रहते थे। मैंने उस टाइम अब्बा से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं हूं ना, आपका कारखाना मैं संभालूंगी। अब्बा ने कहा, तुम लड़की हो, कैसे संभालोगी? मैंने कहा, लड़की लड़का क्या होता है, औलाद तो आपकी हो ना, और माँ बाप पे परेशानी हो तो औलाद ही साथ देती है। बस कल से मैं आपके साथ कारखाने जाऊंगी। कहने लगी, फिर मैंने अब्बा के कारखाने जाना शुरू कर दिया, कारीगरों से काम लेना शुरू कर दिया। फिर पता ही नहीं चला कैसे कब उनकी जुबान मेरी जुबान बन गई, कब मैंने अब्बा के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। कहने लगी, मर्दों के साथ मेरे दिन रात गुजरने लगे, इसलिए मुझे औरतों जैसा कुछ भी नहीं होता। मर्दों की बातें सुन सुनकर मैं समझ गई थी कि कौन सा मर्द किसको कैसी नजर से देखता है। जब भी मुझे कोई उल्टी सीधी नजर से देखता था तो मैं रख के चमाट मार देती थी। फिर मुझे फाइटिंग सीखने का भी बड़ा शौक था। 12वीं जमात के बाद मैंने फाइटिंग सीख ली थी, क्योंकि हर रोज अब्बा का झगड़ा होता था तो कारखाने का माल वो तैयार करके उन्हें दे देते थे। वो जानते थे कि मेरा बाप कमजोर है, उनसे पैसे वसूल नहीं कर सकता, इसलिए फिर पैसे मैं वसूल करने जाने लगी। जब वो पैसे देने में अकड़ दिखाते तो कहते थे, लड़की हो, हमारा क्या बिगाड़ लोगी। पहली बार जब मैं पैसे वसूल करने गई तो मुझे लड़ाई नहीं आती थी। वो 4 मर्दों को लेकर आ गए,
कहने लगे अगर तुम में दम है तो पैसा लेकर दिखा। मैंने कहा ठीक है, 2 महीने रुक जा, अपना एक एक रुपया तुझसे वसूल ना किया ना तो रिदा हाशिम नाम नहीं मेरा। ये धमकी मैं उसे मार्केट में सबके सामने दे के आई थी। इसलिए 2 महीने के अंदर मैंने दिन रात एक करके फाइटिंग सीखी। 2 महीने बाद उसके सामने पहुंच गई। वो समझा कि फिर अकड़ दिखाएगा तो मैं सुन लूंगी। कहने लगा नहीं दूंगा पैसे। मैंने उसके मुंह पे ऐसा मुक्का मारा, उसको अपनी नानी याद आ गई। उसके बेटे मेरे सामने खड़े हुए तो मैंने उन्हें भी मारा। पूरी मार्केट में तमाशा लग गया था। मैं उस शख्स के पेट पे बैठ गई। मैंने कहा पैसा निकाल वरना तुझे फाड़ के रख दूंगी। मैंने कहा फिर दिया उसने? कहने लगी जी फिर क्या था, 1-1 रुपया वसूल किया था मैंने। लेकिन मार्केट वाले मुझसे डरने लगे, इसलिए अब्बा का काम भी आसान हो गया। जहां माल देते थे वहां वसूली के लिए मुझे भेज देते थे और मैं बस उनकी दुकान पे जाके खड़ी होती थी और पैसा मेरे सामने पेश हो जाता था। फिर मोहल्ले में भी ऐसा होने लगा, जिसकी लड़ाई होती मैं चली जाती। मैंने बहुत लोगों का भला किया है, लेकिन इस चक्कर में ये लड़कियों वाली फीलिंग मेरे अंदर से निकल गई है। तुमने मेरा हाथ पकड़ रखा लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा। उसने बड़ी लापरवाही से कहा था। मैंने कहा लेकिन मुझे तो बहुत कुछ हो रहा है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे हैरत से देखा। मैंने उसके सर से दुपट्टा उतारा, आहिस्ता आहिस्ता उसका जेवर उतारने लगा। जैसे ही मेरा हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचा, उसने अपने हाथ से मेरी कलाई जोर से पकड़ ली और पीछे झटक दिया। कहने लगी हाथ मत लगाना मुझे। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगी हाथ क्यों लगा रहा है? मैंने कहा मैं तुम्हारा शौहर हूं इसलिए। कहने लगी तो क्या हुआ, शौहर हो तो क्या हाथ लगाओगे? मैंने कहा देखो, मियाँ बीवी का एक रिश्ता होता है, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, इसका मतलब समझती हो? उसने नफी में सर हिलाया। मैंने पूछा कि तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है? कहने लगी क्या नहीं मालूम? मैंने कहा मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में। और किस बारे में? कहने लगी मैंने इन बातों की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी, मुझे नहीं पता कुछ भी। मैंने गहरी सांस ली तो इस मामले में उसे कुछ भी मालूम नहीं था। अब मैं उसे क्या समझाता? मैंने कहा देखो, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, इसलिए उनमें कोई भी पर्दा नहीं होता। इसलिए मैं जो कुछ भी तुम्हारे साथ करूंगा वो सब जायज है। ये कहने के बाद मैंने उसका नेकलेस उतारा। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर घबराहट सी महसूस की थी, लेकिन फिर उसने मुझे रोका नहीं था। काफी देर बाद जब मुझे यकीन आ गया कि अब वो मेरा साथ देगी, तो मैं आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही बेखुद सा मैं आगे बढ़ने लगा, वो फौरन से पीछे हुई। कहने लगी मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे हाथ लगाए, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा मैं कोई नहीं हूं, मैं तुम्हारा शौहर हूं, प्लीज मेरे बारे में भी सोचो। शादी इसलिए तो नहीं की कि हम अलग अलग अपनी जिंदगी गुजारें। जैसे जैसे मैं उसे अपने और उसके माबैन शादीशुदा रिश्ते के बारे में बताने लगा, उसके चेहरे की रंगत उड़ने लगी। कहने लगी मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई रिश्ता होता है। पता होता तो मैं कभी तुमसे शादी ना करती, बल्कि किसी से भी ना करती। मैं ये सब नहीं कर सकती। ये कहकर वो उठ के मेरी अलमारी के पास गई, वही मर्दाना सूट उठाया और वॉशरूम जाने लगी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं गुस्से से खड़ा हो गया, उसके पास आया, उसके हाथ से अपना जोड़ा छीन के फेंका और गुस्से से कहा कि ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने? अगर तुम्हें शादी के रिश्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो शादी क्यों की थी? अब की है तो रिश्ता निभाओ। वो मुझे हैरत से देख रही थी। कहने लगी किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? मैंने कहा मैं अपना हक मांग रहा हूं तुमसे। मैंने अपना लहजा कुछ धीमा किया। कहने लगी जाओ, नहीं देती तुम्हारा हक, जो करना है कर लो। मैं उसके आगे कर भी क्या सकता था? कुछ देर उसे देखता रहा, फिर कहा ठीक है तुम अपनी जिंदगी जियो, फिर मुझ पे भी कोई पाबंदी नहीं, मैं भी फिर आजाद हूं। कहने लगी हाँ ठीक है। मैंने तकिया सोफे पे रखा और लेट गया। एक बार अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे और रिदा को साथ ले जाना पड़ा। मेरी वालिदा का बीपी शूट कर गया था। लेकिन वापसी पर जब हम आ रहे थे तो एक सुनसान गली में हमारी गाड़ी को रोक दिया गया। वो लोग मोबाइल छीनने आए थे। जैसे उन्होंने अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के आगे लगाई, मैं समझ गया। उनमें से एक लड़का निकला, बड़ी फुर्ती से मेरे करीब आया, मेरी खिड़की के अंदर पिस्टल मेरे सर पे रख के कहने लगा जो कुछ है निकाल दो। मैंने वॉलेट उसे पकड़ा दिया। फिर रिदा से कहने लगा बीबी अपना मोबाइल दो। कहने लगी मैं क्यों दूं? मेरी अम्मा कहने लगी क्या कह रही हो बेटा, अपना मोबाइल दे दो। वो कहने लगी मैं मोबाइल नहीं दूंगी तो क्या करोगे? कहने लगा इसको गोली से भून दूंगा। कहने लगी तो भून दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बड़ी मेहनत से अपने पैसे कमा के फिर अपना मोबाइल दिया है। ये कह के वो गाड़ी से नीचे उतर गई और दूसरी तरफ से घूम के उस लड़के के सामने आ गई। वो हैरत से उसे देख रहा था। उसी गाड़ी में से 2 नौजवान और बाहर आ गए। फिर
रिदा ने पता भी नहीं लगने दिया कब उसके हाथ में अपने पाँव से किक मारी। मैं तो परेशान हो गया। मेरा वॉलेट जमीन पे गिरा तो उसने जल्दी से उठा लिया। उस लड़के से कहने लगी कि दफा हो जाए यहाँ से, वरना तुझे पीटने से पहले मैं सोचूंगी भी नहीं। वो हंसने लगा, कहने लगा तुम कमजोर सी लड़की, हमारा क्या बिगाड़ सकती हो। उसने पिस्तौल मेरी गोद में फेंकी, कहने लगी मैं इसके बगैर भी तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। ये कहने के बाद उसने उसके मुंह पे पंच मारना शुरू कर दिया। तीनों लड़के समझ गए कि इस लड़की का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वॉलेट मोबाइल वापस करके अपनी गाड़ी में बैठ के जा चुके थे। रिदा ने मेरा मोबाइल और वॉलेट मुझे दिया और खुद बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गई। मेरी माँ का तो मुंह खुले का खुला रह गया था। कहने लगी माशाल्लाह मेरी बहू तो बड़ी बहादुर है। वो कहने लगी मुझे माशाल्लाह बाद में कहे, पहले मुझे ये बताएं कि बेटा तो आपने पैदा कर दिया था, कोई थोड़ा मर्दों वाला काम भी इसको सिखा देती। मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैंने बुज़दिल मर्द से शादी कर ली। मैं उसकी बात बड़ी हैरत से सुन रहा था पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जब घर आए तो कमरे में आते ही मैंने उससे कहा कि तुम्हारे नजदीक बहादुरी ये है कि मार धाड़ करो, मुंह तोड़ दो। कहने लगी कम से कम अपनी सेफ्टी तो करनी आनी चाहिए, और अगर बीवी मेरे जैसी हो तो उससे मुकाबला करना चाहिए। उसकी एक धमकी पे डर के पीछे हट जाने वाले को मैं किस हवाले से मर्द कहूं। वो उस दिन की बात कर रही थी जब उसकी धमकी पे मैंने हार मान ली थी। मैंने कहा मर्द वो है जो बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, वरना जानवर बनने में देर कितनी लगती है। लेकिन मैं सब कुछ रजामंदी से चाहता था। वो कहने लगी लेकिन मैं चाहती थी कि तुम मेरी कलाई पकड़ते और कहते कि तू मुझे रोक नहीं सकती, थोड़ा सा तो मुकाबला करते। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। फिर कहने लगी वैसे तुम अच्छे इंसान हो, बाकी मर्दों से हट करो, बदतमीजी नहीं करते बल्कि बदजुबानी भी नहीं करते, शराफत से मेरी बात भी मान जाते हो। अगर कोई और मर्द होता तो शायद मैं उसके साथ गुजारा नहीं कर सकती थी। मैंने कहा फिर मुझे कब तक नजरें दिखाने का इरादा है। मुस्कुराने लगी, कहने लगी काफी दिन से खुद को इस चीज के लिए तैयार कर रही हूँ। जब अल्लाह ने मेरी किस्मत में एक शरीफ बंदा लिख दिया है तो मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। मैं उसके करीब आ गया। इस बार उसने कोई मुजाहिमत नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने आप को मेरी खातिर बदल दिया था। लेकिन मुझे फाइटिंग सिखा दी थी। कुछ मैंने उसे सिखाया, कुछ उसने खुद को मेरी खातिर बदला। बस ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट बन गए। मैं जो इस चीज का कायल था कि पहले से ही लड़की परफेक्ट होनी चाहिए, उसी के साथ जिंदगी अच्छी गुजर सकती है, मुझे अपने ख्याल की तरदीद करनी पड़ी। जिंदगी शायद यही है, बहुत से लोगों की शादी अचानक हो जाती है और वो एक दूसरे की खातिर अपने आप को बदल देते हैं, एक दूसरे के रंग में ढल जाते हैं। मेरे ख्याल से जिंदगी ये है जो मेरी और रिदा की है। अब तो रानिया का ख्याल भी मुझे नहीं आता। कभी कभी तो रिदा का मेकअप भी मैं कर देता हूँ, क्योंकि उसे तो मेकअप का सेंस ही नहीं है, लगाना ही नहीं आता। कहीं जाना होता है तो कहती है जल्दी करो, फटाफट से मेकअप कर दो, जैसा भी तुम्हें पसंद है। लिपस्टिक और फाउंडेशन लगाना तो मुझे भी आता है। इतना कर देने से वो काफी खूबसूरत लगने लगती है। शायद आपको मेरी बात अजीब लग रही है, लेकिन सच यही है कि पहले से आइडियल नहीं बनाना चाहिए। जो मिले उसको अपने रंग में डाल देना चाहिए, कुछ उसके रंग में ढल जाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? कमेंट जरूर किया करें प्लीज, ताकि हमें ये पता चल सके कि आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती हैं या आप कुछ डिफरेंट पढ़ना चाहते हैं। अपनी राय जरूर दिया करें।